हेलो एवरीवन, सभी को राम राम, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th की हिस्ट्री कंप्लीट एनसीईआरटी हिस्ट्री करने वाले हैं 10th क्लास की। तो इसके 100 क्वेश्चन बनाए हैं, 1-2 क्वेश्चन लास्ट में पॉलिटिकल के हैं, 4-5 क्वेश्चन होंगे और बाकी के सारे क्वेश्चन के हैं हिस्ट्री के ही हैं, हमारे क्लास 10th की हिस्ट्री के। तो पहला क्वेश्चन, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। और सभी से पहले से ही बोल देती हूँ कि पीडीएफ मैं डाल दूँगी, सभी को पता है टेलीग्राम पे सारी पीडीएफ आपको मिल जाती हैं, सभी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल हैं, जा करके उससे अपने नोट्स बनाइए या फिर पीडीएफ लेकर के अपना रिवीजन करिए। बार बार रिवीजन करोगे तो अच्छी से आपकी तैयारी हो जाएगी। क्लास 10th की एनसीईआरटी जो हिस्ट्री है आज कंप्लीट हो जाएगी। क्लास 9th की मैंने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सारे कंप्लीट करवा दी थी, लेकिन उसके कुछ क्वेश्चन रहते हैं, वो मैं फिर से लेकर के आ जाऊँगी आपके लिए। इकोनॉमिक्स की हम लास्ट में करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। क्लास 10th हिस्ट्री एनसीईआरटी, पहला क्वेश्चन बिस्मार्क। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना जो भी नए बच्चे जुड़ते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, वीडियो को शेयर भी कर देना दोस्तों के पास जिनके पास नहीं हो। तो पहला क्वेश्चन है बिस्मार्क। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए कौन सी नीति अपनाई थी? तो जर्मनी का एकीकरण किसने किसने किया था? बिस्मार्क ने। और जर्मनी के एकीकरण के लिए उसने कौन सी नीति अपनाई थी? तो ये रक्त तथा लौह की नीति। आपसे इस तरह भी पूछ ले, रक्त तथा लौह की नीति किसने अपनाई थी? बिस्मार्क ने। क्यों अपनाई थी? जर्मनी के एकीकरण के लिए अपनाई थी। किसी भी तरह से पूछ ले, आपको आंसर पता होना चाहिए। इटली का बिस्मार्क किसको कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 है, इटली का बिस्मार्क किसे कहते हैं? तो काउर को कहा जाता है इटली का बिस्मार्क। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो। क्वेश्चन नंबर 3, आंखों पर पट्टी व हाथ में तराजू लिए महिला। आप सभी को पता होगा इसका आंसर। आंखों के ऊपर पट्टी बांधे, जो हम न्यायालय में किसी भी अदालत में देखते हैं, वहाँ पर एक महिला होती है मूर्ति, जिसके हाथ में तराजू होता है इस तरह से, और क्या होता है, हाथ में तराजू लिए होती है, आंखों के ऊपर काली पट्टी बंधी होती है। तो वो किस प्रकार का, किस चीज़ का प्रतीक है, किस प्रकार का? तो वो प्रतीक होती है, वो महिला न्याय का प्रतीक होती है कि सभी को बराबर न्याय मिलेगा, किसी को देखे बिना, ऊंच नीच कुछ भी ना देख के सीधा उसको न्याय मिलेगा। नंबर 4 है, गैरीबोल्डी ने लाल कुर्ती नामक सेना तैयार की थी। तो आपसे पूछ ले, लाल कुर्ती नामक सेना किसने तैयार की थी? गैरीबोल्डी ने तैयार की थी, ये याद रखना, गैरीबोल्डी नाम। ये क्वेश्चन पहले से भी आया हुआ है, लाल कुर्ती नामक सेना किसने तैयार की थी, या लाल कुर्ती नामक सेना का संबंध किससे है? तो गैरीबोल्डी से। वाटरलू युद्ध, ये भी आया हुआ क्वेश्चन में है। वाटरलू युद्ध किससे संबंधित है? नेपोलियन ने। ये नेपोलियन से संबंधित है। नेपोलियन ने लड़ा था वाटरलू युद्ध, और कब लड़ा था? 1815 में लड़ा था ये नेपोलियन युद्ध, 1815 में। और क्या हुआ था? वियना संधि हुई थी, वियना कांग्रेस का गठन हुआ था। तीनों चीज़ें 1815 में हैं, तो याद रख लेना 1815। जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये क्वेश्चन में पूछा गया है ये भी। जब फ्रांस छींकेगा तो यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाएगा, बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन किसका है? तो ये याद रखना, मैटरनिख का कथन है ये। मैटरनिख ने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, जाल्वेराइन एक जर्मन शुल्क संघ है। शुल्क संघ, जाल्वेराइन क्या है? एक जर्मन शुल्क संघ है, और किसका प्रतीक है ये? जर्मनी के आर्थिक एकीकरण का प्रतीक था ये। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, फ्रेडरिक सारियो कौन था? आपसे पूछ ले, फ्रेडरिक सारियो कौन था, इसका संबंध किससे है? तो ये फ्रांसीसी चित्रकार था। और ये अर्नेस्ट रेनन कौन था? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक था। दोनों को याद रखना, रेनन क्या था? दार्शनिक था, और सारियो, फ्रेडरिक सारियो चित्रकार। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? जर्मन राष्ट्र का रूपक क्या था? तो जर्मेनिया, प्रतीक पूछ ले या रूपक पूछ ले, तो जर्मन राष्ट्र का रूपक या प्रतीक कौन था? जर्मेनिया थी। और क्या थी ये? वीरता का प्रतीक थी। मोंटेस्क्यू ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का। शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत का क्या है? प्रतिपादन किसने किया? मोंटेस्क्यू। याद रखना, अधिकार के ऊपर था ये, अधिकार विभाजन पर आधारित था। मैथ्सनी द्वारा स्थापित 2 भूमिगत संगठनों के नाम लिखिए। मैथ्सनी किन से, कौन कौन से जो संगठनों से जुड़े थे मैथ्सनी? एक तो यंग इटली से जुड़े थे और यूरोप से जुड़े थे। कौन कौन से थे? एक यंग इटली और एक यंग
यूरोप, या तो यूरोप पूछ लेगा, यूरोप संगठन, या फिर यंग यूरोप भी पूछ लेगा। यंग इटली और यंग यूरोप का संबंध किससे है? तो मैथ्सनी, याद रखना मैथ्सनी से। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहा जाता है? स्लाव बोलते हैं। बाल्कन क्षेत्र के निवासियों को क्या कहते थे? स्लाव। वियना कांग्रेस किस वर्ष आयोजित हुई थी? तो 1815 में आयोजित हुई थी ये वियना कांग्रेस। और 1815 में जो वियना संधि हुई थी उसका संबंध किससे है? ड्यूक मेटरनिक से। ड्यूक मेटरनिक का संबंध है किससे? 1815 की वियना, ये वियना आएगा यहाँ पर, वियना संधि से संबंध किसका है? ड्यूक मेटरनिक का। अगला क्या है? वियना संधि का उद्देश्य क्या था? वियना संधि किस लिए जो है बनाई की थी? वियना संधि का उद्देश्य था नेपोलियन युद्धों के दौरान, नेपोलियन के समय में जो युद्ध हुए थे और उसमें जो बदलाव हुए थे उन बदलावों को खत्म करना इसका मुख्य उद्देश्य था वियना संधि का। क्वेश्चन नंबर 17 है कॉन्स्टेंटिनोपल संधि। बहुत ही अजीब सा नाम है, कॉन्स्टेंटिनोपल। यूनान को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी इस संधि के दौरान। तो यूनान को स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब मिली थी? कौन सी संधि के आधार पर मिली थी? तो याद रखना कॉन्स्टेंटिनोपल। 18 का है आयरलैंड में प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? वोल्फटोन ने। किसने किया था? वोल्फटोन ने। आयरलैंड में हुआ था प्रोटेस्टेंट, इसके विरुद्ध, प्रोटेस्टेंट के विरुद्ध आंदोलन हुआ था। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? वोल्फटोन। रोलेट एक्ट कब पारित हुआ था? 1919 में। और महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह भारत में कहाँ पर चला था? कहाँ चला था? तो चंपारण में। प्रथम सत्याग्रह जब वो भारत आए तो बिहार के चंपारण में गए थे और वहाँ पर जो नील थे, नील से लगा लो या फिर जो भी कृषि किसान वगैरह थे उनके अधिकार में चलाया था इन्होंने। कौन सा आंदोलन चलाया था ये? चंपारण में। महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था ये चंपारण आंदोलन। हिंद स्वराज पुस्तक, इसके लेखक कौन है? हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी की है ये। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दमित वर्ग। दमित से तो आप सीधे जो है याद ही रख लोगे, भीमराव अंबेडकर ने काफ़ी जो है मेहनत की थी इन्होंने एससी के लिए। दमित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना भीमराव अंबेडकर ने की थी। और कब की थी ये याद रखना? 1930 में की थी। असहयोग आंदोलन वापस लिया, कब लिया था? 1922 में, चोरा चोरी घटना के कारण। क्योंकि गांधी जी क्या चाहते थे? सिर्फ शांति चाहते थे। और जब ये घटनाएं होने लगी थी, इससे दंगे फसाद होने लगे, लड़ाइयाँ होने लगी, इस वजह से क्या हुआ था? इन्होंने वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। दूसरी बार वापस लिया था उसमें इन्होंने। अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू कौन थे? तो ये आंध्र प्रदेश की गुडेम पहाड़ियों में आदिवासियों का नेतृत्व किया था इन्होंने। किसने किया था? अल्लूरी सीताराम राजू ने। लोगों को खादी पहनने व शराब छोड़ने के लिए प्रेरित किया था। और वह स्वराज प्राप्ति के लिए गुरिल्ला युद्ध चलाते रहे थे। स्वराज प्राप्ति के लिए कौन सा युद्ध चलाया था उन्होंने? गुरिल्ला युद्ध। तो ये एक तो गुरिल्ला युद्ध याद रखना। अल्लूरी सीताराम से संबंधित कौन सा युद्ध है? गुरिल्ला युद्ध। किसने लड़ा था? कौन चलाते रहे थे लगातार? अल्लूरी सीताराम राजू। और किस लिए चलाया था? आंध्र प्रदेश की जो गुडेम पहाड़ियाँ थी, आदिवासियों का उन्होंने नेतृत्व किया था और वहाँ पर लोगों को वो संदेश देते थे शराब छोड़ने के लिए और खादी के कपड़े पहनने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 का देख लो। मुस्लिम लीग की स्थापना तो किसने की थी? शौकत अली व मोहम्मद अली ने की थी। दोनों ने मिलकर की थी मुस्लिम लीग की स्थापना। कब की थी? 1906 में की थी। और खिलाफत आंदोलन की स्थापना भी किसने की थी? इन्हीं दोनों ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली की, इन्होंने ही की थी 1919 में। नाम याद रख लेना, मुस्लिम लीग की स्थापना और खिलाफत आंदोलन की शुरुआत इन दोनों ने की थी, शौकत अली और मोहम्मद अली ने। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 में और फिर खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था 1919 में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसकी बुक है? जवाहरलाल नेहरू की। किसकी बुक है ये? डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू की बुक है ये डिस्कवरी ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 27। कांग्रेस ने 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। तो कब की थी पूर्ण स्वराज की मांग? किसने की थी? तो कांग्रेस ने की थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 28। 1885 में गठित कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। तो 1885 में गठित कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष का नाम पूछ ले तो वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी।
नाम पक्का आपको क्वेश्चन में पहले भी पूछा गया है और आगे भी पूछ सकते हैं। 1885 में गठित कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? रोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 29 देखो, भारत माता का पहला चित्र किसने बनाया था? भारत माता का सभी को पता है, एक सन्यासिनी के रूप में चित्र दिया था, शांत स्वभाव वाले सन्यासी का रूप लिए हुए। तो ये अवनिंद्रनाथ आएगा। वह भी आए और वह भी आए, कोई फर्क नहीं पड़ता। अवनिंद्रनाथ टैगोर याद रख लेना, अवनिंद्रनाथ टैगोर। भारत माता का पहला चित्र इन्होंने बनाया था। वंदे मातरम गीत किसने लिखा था? आपसे पूछ ले तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अवध किसान सभा का गठन, नंबर 31 का क्वेश्चन है। अवध किसान सभा का गठन किसने किया था? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में किया गया था। किसके नेतृत्व में किया था? बाबा रामचंद्र के नेतृत्व में अवध किसान सभा का गठन। 32 का देख लो, दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में हुआ था। दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था 1931 में। 2 हुए थे ये, दूसरा हुआ था 1931 में। रोलेट एक्ट को काला कानून भी कहा गया है। रोलेट एक्ट को क्या नाम है? दूसरा नाम काला कानून, या फिर काला कानून किसको कहते थे? रोलेट एक्ट को। दक्षिण अमेरिका में सोने का शहर है जिसको एल डोराडो कहा जाता है। तो सोने का शहर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में है और इसको नाम क्या है? एल डोराडो। क्वेश्चन नंबर 35, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वित्तों का प्रभावशाली अधिकार किस देश के पास है? तो ये अमेरिका के पास है, यानी कि किसी भी देश के साथ लेन देन और मुद्रा कोष का अधिकार किसके पास है? ये अमेरिका के पास है। अमेरिका के पास विटो पावर है, सभी को पता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में विटो का प्रभावशाली अधिकार ये भी अमेरिका के पास है। 36 का देखो, लगभग 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को किस फसल का ज्ञान नहीं था? तो आलू की फसल का ज्ञान नहीं था। 500 वर्ष पहले हमारे पूर्वजों को आलू की फसल का ज्ञान नहीं था। 37 का देखो, 19वीं शताब्दी में कौन से दो आविष्कारों ने देश के अंदर परिवर्तन ला दिया था, तेजी ला दी थी? तो एक तो भाप के इंजन का आविष्कार और एक रेलवे का। दोनों ने ही क्या की थी? देश में परिवर्तन ला दिया था। क्वेश्चन नंबर 38 है। क्वेश्चन नंबर 38 का देखो, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज की थी क्रिस्टोफर कोलंबस ने। ये क्वेश्चन जरूर आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, बार बार आने वाले क्वेश्चन है इस तरह के। अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की थी? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। 39 का देखो, भूमंडलीकृत विश्व बनाने में मदद देने वाले 2 कारक कौन कौन से हैं? एक तो व्यापार है और एक पूंजी। भूमंडलीकृत विश्व बनने में किन्ने 2 मदद की थी? एक तो व्यापार ने और एक पूंजी ने। पूंजी के बिना व्यापार संभव नहीं और व्यापार के बिना पूंजी, इन दोनों ने ही मिलकर के भूमंडलीकृत विश्व को बनाने में मदद की थी। नंबर 40 है, सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा तैयार करने वाला कौन था? तो किसने तैयार की थी सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा? रिचर्ड आर्कराइट ने। सूती कपड़ा मिल की रूपरेखा किसने तैयार की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। स्टार्टिंग किसने की थी? रिचर्ड आर्कराइट ने। ग्रेट ब्रिटेन के अग्रणी उद्योग कौन से थे? ग्रेट ब्रिटेन के अग्रणी उद्योग कौन से थे? तो सूती कपड़ा और धातु उद्योग, दोनों ही क्या थे? ग्रेट ब्रिटेन के अग्रणी, यानी कि सबसे मशहूर बोलते हैं या फिर सबसे आगे बोल लो या फिर सबसे ज़्यादा। ग्रेट ब्रिटेन के अग्रणी उद्योग कौन से थे? तो सूती कपड़ा और एक धातु। नंबर 42, द्वारकानाथ टैगोर एक उद्योगपति थे। क्या थे ये? उद्योगपति। नंबर 43, गुमास्तों से संबंधित है। तो क्या संबंधित है? कंपनी द्वारा नियुक्त सुपरवाइजर। कंपनी द्वारा नियुक्त जो सुपरवाइजर थे, मजदूरों के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनके ऊपर, तो उनको बोलते थे गुमास्त। जॉबर कौन थे? जॉबर वह व्यक्ति जिन्हें कई नई मजदूरों की भर्ती के लिए उद्योगपति काम के ऊपर रखते थे। नए मजदूरों की भर्ती के लिए जिनको काम पर रखते थे उनको क्या कहते थे? जॉबर। कोस्टिस कौन थे? बुनकरों का समुदाय। बुनकरों के समुदाय को क्या कहते थे? कोस्टिस। कोस्टिस कौन थे? बुनकरों के समुदाय को कहा गया था कोस्टिस। 46, भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे। भारत के पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे, सूरत था एक तो, और एक मछलीपट्टनम। दोनों ही क्या थे? पूर्व औपनिवेशिक बंदरगाह थे भारत की। स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश किसके माध्यम से प्रसारित किया गया था?
तो विज्ञापन के माध्यम से इसको प्रसारित किया गया था, फैलाया गया था। स्वदेशी का राष्ट्रवादी संदेश। कौन से दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे? तो इंग्लैंड में कारखाने खुले थे 1730 के दशक में। कौन से दशक पूछा है? तो 1730 के दशक में इंग्लैंड में कारखाने खुले थे। गुमास्ता, बुनकरों के ऊपर जो सुपरवाइजर होते हैं उनको ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा तैनात किया गया था और उनको क्या कहते थे? गुमास्त। जो बुनकर काम करने वाले थे उनके ऊपर सुपरवाइजर होते थे, जो कंपनी नियुक्त करती थी उनको बोलते थे। और क्वेश्चन नंबर 50 है, देखिए, स्पिनिंग जैनी ने किस प्रक्रिया में वृद्धि की थी? तो कताई की प्रक्रिया में इन्होंने वृद्धि की थी। किसने की थी? स्पिनिंग ने की थी, स्पिनिंग जैनी। 51 यूरोपीय प्रबंधक एजेंसियों की भारत में किस प्रकार के उद्योगों में रुचि थी? कौन कौन से उद्योगों में रुचि थी इनकी? चाय कॉफी के रोपण में। यूरोपीय प्रबंधक थे, इनकी भारत की एजेंसियों में किस प्रकार के उद्योगों में इनकी रुचि थी? इनकी एजेंसी थी यूरोपीय प्रबंधों की, और फिर भारत के जो उद्योग थे चाय कॉफी के रोपण, उसमें इनकी रुचि थी। 52 का देखिए, संसार में वस्तुओं की मांग में वृद्धि के कोई दो कारण बताओ। तो वस्तुओं की मांग में वृद्धि किस वजह से होती है? तो एक विश्व व्यापार का विस्तार और विश्व में औपनिवेशवाद की स्थापना से क्या होती है? वस्तुओं की मांग में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 53, उद्योगपति मशीनों का प्रयोग क्यों नहीं करना चाहते थे? क्योंकि उनके पास सस्ते मानव व श्रम उपलब्ध थी। उन्हें मशीनों की ज़रूरत नहीं थी। मजदूर जो थे वो बहुत ही कम जो है पैसे में काम कर लेते थे, यानी कि सस्ती श्रम उनके पास थी। 54 देखिए, ब्रिटेन के दो सबसे अधिक महत्वपूर्ण उद्योगों के नाम। तो ब्रिटेन के दो महत्वपूर्ण उद्योग, एक तो सूती कपड़ा उद्योग सभी को मालूम है, और दूसरा था स्टील उद्योग। सूती वस्त्र व स्टील उद्योग ब्रिटेन के सबसे मशहूर महत्वपूर्ण उद्योग थे। 55 वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक भारत में कौन लेकर के आया था? वुड ब्लॉक प्रिंटिंग, इसकी तकनीक भारत में लेकर आए थे मार्को पोलो। मार्को पोलो लेकर के आए थे वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक। क्वेश्चन नंबर 56, भारत में छपाई की तकनीक कौन लेकर के आया था? तो पुर्तगाली लेकर के आए थे 16वीं शताब्दी में। छपाई की तकनीक लेकर के आए थे पुर्तगाली, और वुड ब्लॉक प्रिंटिंग की तकनीक लेकर के आए थे मार्को पोलो। 57 है, 1871 में गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी? किसने लिखी थी भाई गुलामगिरी पुस्तक? सभी को मालूम होगा, ये क्लास 8 का क्वेश्चन है। ज्योतिबा फूले ने लिखी थी गुलामगिरी पुस्तक, क्लास 8 में भी दी है ये। तुलसीदास व रामचरितमानस का पहला मुद्रित संस्करण कब और कहाँ पर छपा था? तो ये देखिए, तुलसीदास और रामचरितमानस दोनों का पहला मुद्रित संस्करण कहाँ और कब छपा था? तो ये 1810 में छपा था और कलकत्ता में छपा था। कहाँ पर? कलकत्ता में 1810 में। 59 का देखिए, दो अखबार 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, जो कि, यानी कि ये दो नहीं आएगा, दो अखबार जो 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे, कौन कौन से थे? एक तो शमसूल अखबार था, एक जाम-ए-जहांनामा। इनके नाम याद रख लेना, जाम-ए-जहांनामा व शमसूल अखबारों के नाम हैं जो कि 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 60 है, रिफॉर्मेशन से क्या अभिप्राय है? रिफॉर्मेशन का अभिप्राय है, ये एक कैथोलिक धर्म सुधार आंदोलन था। क्या है इसका अभिप्राय? मतलब क्या है ये रिफॉर्मेशन क्या है? तो ये है एक आंदोलन, ये एक कैथोलिक धर्म सुधार के लिए शुरू किया गया आंदोलन था। क्वेश्चन नंबर 60, बेल्जियम में कौन सा समुदाय समृद्ध और शक्तिशाली था? तो बेल्जियम में फ्रेंच बोलने वाले ज़्यादा शक्तिशाली थे, क्योंकि इनकी संख्या भी ज़्यादा थी। बेल्जियम में कौन सा समुदाय सबसे ज़्यादा शक्तिशाली था? तो फ्रेंच बोलने वाले। बेल्जियम के फ्लेमिश इस क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी भाषा बोली जाती थी? बेल्जियम के फ्लेमिश में कौन सी भाषा बोलते थे? डच भाषा। सिंघली समुदाय श्रीलंका के अधिकांश लोग किस धर्म को मानते थे? तो सिंघली समुदाय आपको पूछ ले तो श्रीलंका है। श्रीलंका में सबसे ज़्यादा संख्या है इन्हीं की, और ये बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। कौन से धर्म को मानते थे? बौद्ध धर्म को। 1970 से 93 के बीच, कहाँ से कहाँ तक पूछा है? 70 से लेकर 93 के बीच बेल्जियम के संविधान में कितने संशोधन हुए थे? तो 4 बार संशोधन हुआ था इसमें। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बेल्जियम के संविधान में कितनी बार संशोधन हुआ है? तो 4 बार संशोधन हुआ है 93 तक। बहुसंख्यकवाद शासन व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी? बहुसंख्यकवाद शासन व्यवस्था तो ये की गई थी श्रीलंका में सिंघली समुदाय के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए।
कहाँ की गई थी? श्रीलंका में सिंगली समुदाय के प्रभुत्व स्थापित करने के लिए बहुसंख्यकवाद शासन व्यवस्था लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65, बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन सी हैं? बेल्जियम में बोली जाने वाली भाषाएं डच व फ्रेंच, डच और फ्रेंच। श्रीलंका की जनसंख्या में किस सामाजिक वर्ग की जनसंख्या अधिक है? तो सिंगली समुदाय की, यानी कि सिंगली ज़्यादा है इनकी संख्या, ये समुदाय काफ़ी बड़ा है और ये इसलिए इसको बोलते हैं जनसंख्या में कौन सी सामाजिक वर्ग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है? तो सिंगली समुदाय की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। बेल्जियम अपनी सीमा किन दो देशों के साथ साझा करता है? तो बेल्जियम अपनी सीमा फ्रांस व लैक्जमबर्ग दो देशों के साथ साझा करता है बेल्जियम, फ्रांस व लैक्जमबर्ग। 68, श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? तो बौद्ध धर्म है, जो सिंघली समुदाय ज़्यादा है संख्या, और वो कौन से धर्म को मानती है? बौद्ध धर्म को, इसलिए कौन से जो है आधिकारिक धर्म है? बौद्ध धर्म। श्रीलंका का आधिकारिक धर्म कौन सा है? बौद्ध धर्म। 69 का क्वेश्चन देखो, श्रीलंका के लाखों लोग मारे गए थे, वह उनकी आजीविका छीन जाने का मुख्य कारण क्या था? तो श्रीलंका में गृह युद्ध हुआ था, इसी वजह से लाखों लोग मारे गए थे और उनकी आजीविका भी छीन ली गई थी। क्वेश्चन नंबर 70 है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स। कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। बेल्जियम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो फ्रेंच बोली जाती है। कौन सी भाषा बोलते हैं? फ्रेंच बोली जाती है 80% के लगभग आसपास। स्थानीय शासन प्रणाली, स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं शहरों में काम करती हैं? तो ये है नगर पालिका और नगर निगम। स्थानीय शासन वाली कौन सी संस्थाएं हैं जो शहरों में काम करती हैं? तो नगर पालिका है, नगर निगम। 73 देखिए, बेल्जियम में कौन सी सरकार है? कैसी सरकार है? तो संघीय सरकार है बेल्जियम में। कैसी सरकार है बेल्जियम में? संघीय सरकार। नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो मेयर या फिर महापौर कहा जाता है। नगर निगम का जो प्रमुख होता है उनको क्या कहते हैं? मेयर या महापौर। समवर्ती सूची के विषयों के ऊपर कानून कौन बनाता है? तो कौन बनाता है? केंद्र व राज्य सरकार। जो समवर्ती सूची तैयार करते हैं, उसके विषय तैयार करते हैं, तो उनके ऊपर कानून कौन बनाएगा? केंद्र व राज्य सरकार। 1968 ईस्वी में ओलंपिक खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? मैक्सिको में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? मैक्सिको में। 1968 में ओलंपिक खेल हुए थे, उनका आयोजन कहाँ हुआ था? मैक्सिको। क्वेश्चन नंबर 77, टॉमी स्मिथ है और एक जॉन कार्लोस, कौन थे ये दोनों और उन्होंने किस खेल में पदक जीते थे? तो ये दोनों अफ्रो अमेरिकी थे, टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस, और दोनों ने ही 200 मीटर आंदोलन में क्या किया था? भाग लिया था। 200 मीटर के आंदोलन में इन्होंने पदक जीत लिए थे और इनके पदक फिर वापस भी ले लिए थे उनके दोनों के। अमेरिका के नागरिक अधिकार आंदोलन का उद्देश्य क्या था? नस्ल भेदभाव की समाप्ति, और मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में ये अभियान चलाया गया था। ये आंदोलन जो अमेरिका का नागरिक आंदोलन है, उसका उद्देश्य था नस्ल भेदभाव की समाप्ति करना, और किसके नेतृत्व में चलाया था? ये था मार्टिन लूथर किंग जूनियर के नेतृत्व में। 79 देखो, मैक्सिको ओलंपिक में टॉमी स्मिथ द्वारा पहना गया काला मफलर। टॉमी स्मिथ यहाँ पर हमने देखा था, टॉमी स्मिथ था, एक जॉन कार्लोस, दोनों ने ही क्या थे? अफ्रो अमेरिकी थे और 200 मीटर दौड़ में इन्होंने पदक जीते थे। फिर इन्होंने जो काला मफलर पहना था वो किस बात का प्रतीक था? तो अश्वेत शक्ति का, यानी रंग के आधार पर जो भेदभाव हो रहे थे, तो उस तरह से अश्वेत शक्ति का प्रदर्शन करता था काला मफलर। क्वेश्चन नंबर 80, पीटर नॉर्मन एक ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी है। क्या है? ऑस्ट्रियाई खिलाड़ी, जिसने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस के समर्थन में विरोध जताया था। तो इन्होंने टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस का विरोध किसने किया था? पीटर नॉर्मन ने। यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? यूगोस्लाविया के विभाजन का आधार तो धार्मिक और जातीय विभाजन हुआ था। धार्मिक और जातीय विभाजन, यूगोस्लाविया के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? धार्मिक और जातीय। 82, श्रीलंका में किस तरह के सामाजिक विभेद हैं? तो श्रीलंका में विभेद हैं किस प्रकार के? एक तो भाषाई विभेद है, एक धार्मिक है, धर्म के आधार पर भेद, और एक भाषा के आधार पर भेद। 83 है, समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? समरूप समाज का अस्तित्व किस देश में है? तो जर्मनी व स्वीडन में, इन दोनों देशों में ही क्या है? समरूप समाज का अस्तित्व है।
आयरलैंड में किस किस धर्म के अनुयायी रहते हैं? तो आयरलैंड में एक तो कैथोलिक है कि प्रोटेस्टेंट, दोनों ही धर्मों के जो है अनुयायी रहते हैं आयरलैंड में। कहाँ? कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। 85 स्मिथ व कार्लोस का ओलंपिक पदक वापस क्यों ले लिया गया था? राजनीतिक बयान देने के कारण वापस लिया गया था, जो कि ओलंपिक के खिलाफ माना गया था। इन्होंने कुछ बयान दिए होंगे तो इनको राजनीतिक बयान दिया और उनके वजह से इनके जो इन्होंने 200 मीटर रेस में क्या किया था, पदक जीते थे और वो वापस ले लिए गए। किस देश में धर्म और वर्ग में गहरी समानता है? तो उत्तरी आयरलैंड में। उत्तरी आयरलैंड में धर्म और वर्ग में गहरी समानता है। 87 उत्तरी आयरलैंड की आबादी में प्रोटेस्टेंट व कैथोलिक का प्रतिशत कितना है? तो ये देखिए प्रोटेस्टेंट है 53% और कैथोलिक है 44%। प्रोटेस्टेंट 53, कैथोलिक 44। 88 देखिए लैंगिक विभाजन, इसका क्या मतलब है? समाज द्वारा स्त्री और पुरुष को दी गई असमान भूमिकाएं कि स्त्रियां ये नहीं कर सकती, पुरुष ये नहीं कर सकते, इस तरह से जो भेद है दोनों बीच, इनको बोलते हैं लैंगिक विभाजन। 89 भारत में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस प्रतिनिधि संस्थाओं में है? तो पंचायती राज संस्थाओं में औरतों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए केवल 33%। स्थानीय सरकारों में महिलाओं के लिए 33% की जो है आरक्षण की व्यवस्था की गई है। 91 देखिए लिंग अनुपात। लिंग अनुपात का मतलब है प्रति 1000 पुरुषों के ऊपर महिलाओं की संख्या कितनी है, 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, ये हमारा लिंग अनुपात है। 92 धर्म को राजनीति से कभी अलग नहीं कर सकते, और ये कथन किसका है कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते? तो ये है महात्मा गांधी की। किसने कहा था कि धर्म को राजनीति से अलग नहीं कर सकते हम? महात्मा गांधी ने कहा था। 93 का देखो, ऐसे लोग जो पहाड़ी व जंगली क्षेत्रों में रहते हैं और बाकी समाज से ज़्यादा मेल जोल नहीं होता है उनका, अपने आप में ही रहते हैं वहीं पर, उनको क्या कहते हैं? तो अनुसूचित जनजाति। जनजाति बोलते हैं इनको। अनुसूचित जाति आपको पता है SC/BC कैटेगरी आती है जो, उनको बोलते हैं, और अनुसूचित जनजाति बोलते हैं इनको, जो कि जो SC अनुसूचित जातियां होती हैं वो हमारे बीच में ही रहती हैं, हमारे ही समाज में रहती हैं, हमारे साथ बातचीत करती हैं, रहना सहना खाना पीना सब हमारे साथ में ही होता है। उनके थोड़ी ही अलग बोल देते हैं कि ये SC कैटेगरी से हैं, BC से हैं, इस तरह से। और जो अनुसूचित जनजातियां होती है वो क्या होती है? जंगली क्षेत्रों में रहती हैं, पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, बाकी के समाज से उनका कुछ ज़्यादा लेना देना नहीं होता, इस वजह से उनको क्या बोलते हैं? अनुसूचित जनजाति। शहरीकरण देखिए, शहरीकरण का मतलब होता है जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन कर जाएं, किसी भी काम की खोज में या फिर किसी भी वजह से वहाँ पर शहरों में चले जाएं, गाँव को छोड़कर, उसको बोलते हैं शहरीकरण। 95 है बोलीविया के जल युद्ध का कारण क्या था? तो पानी के निजीकरण के खिलाफ लड़ा गया था ये युद्ध, और ये जल युद्ध था, पानी के निजीकरण के खिलाफ लड़ा गया। कहाँ लड़ा गया था? बोलीविया में, बोलीविया। 96 है नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ? नेपाल में लोकतंत्र कब लागू हुआ था? तो 1990 में लागू हुआ था नेपाल में लोकतंत्र, 1990 में। 97 जो समूह सरकार की नीतियों को प्रभावित करने का प्रयास करती हैं उनको क्या कहते हैं? दबाव समूह। जो सरकार ने नीतियां बनाई हैं उनको प्रभावित करती हैं उनको बोलते हैं दबाव समूह। और जो समूह संगठन अपने हितों का बढ़ावा देने के लिए बने हों, जो समूह या संगठन अपने हितों को, अपने बारे में सोच करके उनको बढ़ावा दे, उनको बोलते हैं हित समूह। क्या बोलते हैं? हित, अपने हित में। 99 है हरियाणा से विनिर्धारित निर्वाचित सांसदों की संख्या है कितनी है? हरियाणा के विनिर्धारित निर्वाचित सांसदों की संख्या टोटल 15 है। 10 तो लोकसभा के हैं और 5 राज्यसभा के हैं। अगला है निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है, और इसका वर्णन किसमें दिया गया है? आर्टिकल 324 में निर्वाचन आयोग का दर्शाया है। आर्टिकल 324 में दर्शाया है इसको, निर्वाचन आयोग को। निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है, याद रख लेना। 100 कंप्लीट हो गए हमारे। कुछ पॉलिटिकल की क्वेश्चन है लास्ट में, बाकी हमारे हिस्ट्री के थे। तो पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी आ जाएंगे, आपको 1 बाय 1 सारी PDF मिल जाएंगी। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखने वाले उन सभी को थैंक यू सो मच जिन्होंने पूरी वीडियो देखी हो।
और PDF आपको मिल जाएगी। आप बार बार उनको रिवाइज करो PDF लेकर के, चाहे खुद से आपके नोट्स बनाओ, ताकि आपके पास हमेशा से वो नोट्स रहें और आप अच्छे से अपने अगले एग्जाम की तैयारी कर सकें। सभी को ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय। मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड लक। वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसी लगी।